measuring the power source. Okay, so in order to produce arc, हम arc welding के बारे में पढ़ रहे थे, याद है थोड़ा बहुत? Okay, and in order to produce arc obviously we have to use a transformer. Okay, तो उसके लिए क्या करते हैं? There are two windings, primary and secondary winding, and by induction the current is induced in the secondary winding, and फिर इस secondary winding से हम कनेक्ट करते हैं किसको? one end to the electrode and other end to the workpiece, and this is the arc, electrode and workpiece. क्लियर है? ठीक है, नीचे लिखो लेट V0 be the, V0 is open circuit voltage, open circuit voltage that is both terminals of secondary winding is kept open, that is both terminals of secondary winding is open. ठीक है, और actual EMF generated in secondary winding of a transformer. V0 is, first is open circuit voltage, or actual EMF generated in secondary winding of the transformer, or this can be also written as maximum possible voltage. Maximum possible voltage. Okay, V0 is the open circuit. Open circuit voltage का मतलब क्या होता है? When the circuit is open like this, और उस कंडीशन में जब हम इसमें वोल्टेज मेजर करेंगे, that voltage is nothing but V0 and which is actually the maximum voltage. यही हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट लिखो IS. IS क्या चीज है? जब हम इसको शॉर्ट कर दें, IS इज द मैक्सिमम करंट व्हेन दिस सेकेंडरी वाइंडिंग, जब हम इसको पूरी तरीके से शॉर्ट कर दें. ओके, शॉर्टिंग जानते हैं ना? जब हम पूरी तरीके से इसको शॉर्ट कर दें तब जो करंट फ्लो होगा डेट इज IS, एंड दिस V0 इज नथिंग बट मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज which is developed across this terminal, and this IS is nothing but the maximum possible current which may flow through this terminal. ये क्लियर है? तो IS का मतलब क्या हुआ? जब हम इस इलेक्ट्रोड को पूरी तरीके से वर्क पीस में चिपका दें, ठीक है, उस समय क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में वोल्टेज विल बी जीरो. कुछ वोल्टेज होगा क्या? नहीं होगा. करंट जो होगा, करंट विल बी मैक्सिमम, एंड दैट करंट इज नथिंग बट IS, जब हम इसको पूरी तरीके से चिपका दें तब. यही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, बट क्या उस कंडीशन में आर्क प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं प्रोड्यूस होता है. तो आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक स्मॉल गैप, एक ऑप्टिमम गैप उसमें मेंटेन करना रहता है. IS लिखे शॉर्ट सर्किट करंट और मैक्सिमम करंट. ओके, तो हम क्या करेंगे? एक स्मॉल गैप इसमें मेंटेन करेंगे, और उस जब वो स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे देन एक्चुअल वोल्टेज V विल बी इक्वल टू दिस, V विल बी इक्वल टू V0 मैक्सिमम वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? व्हेन वी आर अप्लाइंग अ लोड ऑन इट, लोड मतलब इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लोड मत समझना. लोड मीन्स जब इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, जब इसमें से करंट फ्लो होने लग रहा है, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग अ लोड ऑन इट. तो जब हम इसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा? देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, और वोल्टेज ड्रॉप किस कारण से होगा? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी रेजिस्टेंस. सेकेंडरी वायर में, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज सपोज RS, तो इसके कारण क्या होगा? उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा. कितना होगा? V इज इक्वल टू व्हाट? minus this will be equal to I into RS. चलो लिखते जाओ. क्लियर है? Where RS is
RS is resistance of secondary winding. RS is resistance of secondary winding, and this RS can also be written as what? V0 upon IS, maximum voltage upon maximum current. This resistance of secondary winding. क्लियर है ये? ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा V विल बी इक्वल टू, क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू V0 माइनस V0 बाय IS इंटू I. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. V इज इक्वल टू V0 माइनस V0 बाय IS इंटू I. Actual voltage supplied by the power source. ये क्लियर है? ठीक है, नीचे लिखना लेट L बी द आर्क लेंथ. L बी द आर्क लेंथ. आर्क लेंथ का मतलब दिस लेंथ, दिस गैप, दिस इज नथिंग बट आर्क लेंथ. ओके, नाउ if L is equal to 0, when L is equal to 0 means there is no gap between this electrode and workpiece. तो उस कंडीशन में वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज विल बी 0 एंड करंट विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू IS. ये क्लियर है? पहली चीज. सेकेंड थिंग, इफ L इज इक्वल टू मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम L, जब हम L को और ज्यादा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, देन voltage will be equal to V0, maximum voltage which is V0, and current will be equal to 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जैसे जैसे हम ये गैप को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेंथ को, आर्क लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली उसका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. एंड दिस फॉलोज अ लीनियर रिलेशन. ये लीनियर रिलेशन फॉलो करता है. ओके, तो ऑप्टिमम के लिए क्या करेंगे? दिस V actually V applied, this will be equal to A plus B into L. Linear relation where A and B are constant and V is directly proportional, you can say, to L. मतलब एक linear relation लेंथ और वोल्टेज के बीच में फॉलो हो रहा है. इज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? पहली चीज. अब क्या जरूरी है? जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, पावर सोर्स से हम जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा वोल्टेज यूटिलाइज होना चाहिए इसमें. Yes or no? That means V power source should be equal to VA. Yes? Or this can be written as V0 minus V0 by IS into I. This is equal to A plus B into L, where A and B are constant and L is in centimeter. ये इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे, यूनिट में कंफ्यूजन होता है. L is in centimeter. यहाँ पर जब हम VA is equal to A plus BL ले रहे हैं, then this L is in centimeter. ये क्लियर है सबको? तो यहां से क्या मिलेगा? इफ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, अगर A और B की वैल्यू हमारे पास है, एंड ऑब्वियसली V0 और IS की वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम I निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ L. L के टर्म्स में हम I निकाल सकते हैं. पहली चीज देखो, मैं जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना. तो सपोज मान लो की बात, हमको ऑप्टिमम पावर, ऑप्टिमम वोल्टेज और ऑप्टिमम करंट निकालना है. ओके, तो सबसे पहली चीज हमने क्या किया? I निकाल लिया किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ L, फर्स्ट थिंग. ठीक है, अब क्या करना है? पावर विल बी इक्वल टू व्हाट? पावर क्या होगा? P इज इक्वल टू व्हाट? I स्क्वायर R, या फिर यू कैन राइट इट एज V इंटू I. लिख सकते हैं. ठीक, V को फर्दर, V कैन बी फर्दर रिटर्न एज V0 माइनस V0 अपॉन IS इंटू I इन टर्म्स ऑफ L. मतलब यहां पर भी ये दोनों तो नोन है अपने को, है ना. ये I की वैल्यू नोन है इन टर्म्स ऑफ L, ये I की वैल्यू नोन है इन टर्म्स ऑफ L. तो मतलब P मिल गया हमको इन टर्म्स ऑफ L. ये जानना है. ठीक है, अब ऑप्टिमम वैल्यू के लिए क्या? ऑप्टिमम के लिए क्या जरूरी है? डेट दिस पावर कंज्यूम शुड बी मिनिमम. जो पावर कंज्यूम हो रहा है हम चाहेंगे वो कम से कम हो. तो उसके लिए क्या जरूरी है? फॉर डेट dP by dL शुड बी इक्वल टू 0. मिनिमाइज करो, dP by dL शुड बी इक्वल टू 0. ठीक, यहां से क्या मिल जाएगी हमको? L की वैल्यू मिल गई. ये ऑप्टिमम गैप की लेंथ है, ये ऑप्टिमम गैप की लेंथ है.
ठीक, अब इस L की वैल्यू को अगर हम इसमें रख दें, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ L हियर इन दिस इक्वेशन, VA इज इक्वल टू A प्लस B इंटू L, यहाँ पर इस L की वैल्यू रख दो, यू विल गेट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हाँ भाई, क्या हुआ यहाँ पर देखो, फिर से देख लो, फिर से समझ लो, ये यहाँ तक समझ में आ गया था। ये पावर सोर्स से कितना मिल रहा है हमको, V0 माइनस V0 बाय IS इंटू I, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है, वोल्टेज वैसे वैसे उसका बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज जो है डेट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ लेंथ। तो हमने एक एज्यूम किया है, V इज इक्वल टू A प्लस B इंटू L, वेर A एंड B आर कॉन्स्टेंट एंड L इज द आर्क लेंथ इन सेंटीमीटर। ओके, अब क्या जरूरी है कि जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट वोल्टेज शुड बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग, ड्यूरिंग आर्क प्रोड्यूसिंग, आर्क प्रोड्यूस करने में वो पूरा वोल्टेज यूटिलाइज हो। दैट मीन्स V0 माइनस V0 बाय IS इंटू I इज इक्वल टू A प्लस B इंटू L। क्लियर है कि नहीं है, वेर A एंड B आर नोन ऑब्वियसली। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, I की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ L, L के टर्म्स में I की वैल्यू मिल गई, पहली चीज। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू B इंटू I। V है अपने पास इन टर्म्स ऑफ I और I है इन टर्म्स ऑफ L, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ L मिल गया, पहली चीज। दूसरा I, दिस I इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ L, मतलब ये पावर इन टर्म्स ऑफ L मिल गया, यस और नो। ठीक, अब क्या जरूरी है, द पावर कंज्यूम शुड बी मिनिमम। मिनिमम पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ L। उस L की वैल्यू को यहां पर रखो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V। उस V की वैल्यू को यहां पर रखो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। दैट्स इट। एक एग्जाम्पल लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, उसको सॉल्व करो तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ये लिख लो पहले, ऑब्वियसली जो ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी, हमेशा याद रखना, दिस ऑप्टिमम वैल्यू विल बी लेस देन V0, है ना, एंड ऑप्टिमम करंट विल बी लेस देन IS। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। Okay, write down one question. IS is 900 ampere, V0 is 70 volt, and V is given as 5 plus 20 L. What is the optimum voltage and optimum current for the power source? Determine the optimum voltage and optimum current for the power source. Options लिख लो, A 70 volt 450 ampere, B 70 volt 900 ampere, C 35 volt 900 ampere, and D 40 volt 450 ampere। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हालांकि अपन करेंगे इसको सॉल्व ताकि कम से कम मेथड पता चले। बट अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं तो बिना सॉल्व किए समझ में आ रहा है कि आंसर इज डी। क्यों डी, क्यों डी, बिकॉज ऑप्टिमम वोल्टेज शुड बी लेस देन V0 एंड ऑप्टिमम करंट शुड बी लेस देन IS। देख लो कौन से इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, 70 वोल्ट तो ये ऑलरेडी दिया है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इससे कम ही होना चाहिए, है ना। तो अब ये दोनों ऑप्शन बचा, तो ये दोनों ऑप्शन में ये क्या दे दिया है 900 एम्पियर, इससे कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, आंसर इज दिस। दैट्स इट, खत्म। सॉरी, दिस इज 35 वोल्ट, इसको 35 वोल्ट कर लो, 35 वोल्ट एंड 450 एम्पियर। ओके, सो आंसर इज डी। ओके, बट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अभी मैं तरीका बताया हूं, क्या करेंगे। हाँ, सबसे पहले V0 माइनस V0 बाय IS इंटू I इज इक्वल टू A प्लस BL। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज, V0 इज 70 माइनस 70 बाय 900 इंटू I is equal to A and B are given 5 plus 20 into L. Okay, now get the value of I in terms of L. निकालो कितनी आएगी बताओ।
आई मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एल। ओके, फर्स्ट थिंग। फिर क्या करेंगे उसके बाद, पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, वी ऑलरेडी है अपने पास इन टर्म्स ऑफ एल, कितना हो जाएगा 5 + 20 एल, या फिर ये ले लो, दोनों इक्वल ही है, 5 + 20 एल ले लो, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ एल मिल गया, इंटू आई ले लो इन टर्म्स ऑफ एल। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस डीपी विथ रिस्पेक्ट टू एल एंड इक्वेट इट टू 0, you will get the value of L, optimum value of L. ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ऑप्शन चेक किया। ऑप्शन में क्योंकि हमको फॉर्चुनेटली ऐसे ऑप्शंस मिल गए कि V ऑप्टिमम इज लेस देन V नॉट और I ऑप्टिमम इज लेस देन I नॉट। सपोज इस तरीके के दो ऑप्शन मिलते तो ऑब्वियसली हमको सॉल्व ही करना पड़ता उसको, ऐसा नहीं है। करो, सॉल्व करो, लेंथ की एल की वैल्यू निकालो, उसको a + bl में रखो, v निकल जाएगा, उसको इसमें रखो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i, दैट्स इट। बनाओ, इसको करोगे यहां से तुमको l की वैल्यू मिल जाएगी, l विल बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। इसको रख दो यहाँ पर, यू विल गेट v इज इक्वल टू हाउ मच 35 वोल्ट एंड i इज इक्वल टू हाउ मच। अब इसकी v की वैल्यू यहाँ पर रखो, यू विल गेट i इज इक्वल टू हाउ मच 450 एम्पियर, दैट्स इट। समझ में आए कैसे करना है उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल जिनका नहीं आया छोड़ दो, बाद में कर लेना, समझ लो पहले इधर। अब जब आर्क वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे अगर तुम लोग, तो जनरली एक चीज हम ध्यान देते हैं कि जैसे आर्क वेल्डिंग करते हैं, ओके, तो करते हैं इनिशियली स्टार्ट किए, ठीक है, थोड़ा सा गैप रख के किए, थोड़ा सा किए, फिर उसके बाद हटा लेते हैं। देखिए इस चीज को ध्यान दिया, फिर थोड़ी देर और करते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर थोड़ी देर और करते हैं, फिर हटा लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम रेस्ट टाइम उसमें देते हैं। ओके, रेस्ट टाइम क्यों दिया जाता है? ताकि ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरहीट ना हो जाए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्यों इसलिए बीच बीच में वो रेस्ट टाइम दिया जाए ताकि वो ट्रांसफार्मर हमारा ओवरहीट ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? और जितने टाइम के लिए हमारा आर्क चलता है, जितने टाइम के लिए हमारा आर्क चलता है, दैट टाइम इज नोन एज आर्क ऑन टाइम, AOT जिसको हम बोलते हैं, आर्क ऑन टाइम। जितने टाइम के लिए हमारा आर्क चला, दैट इज नोन एज आर्क ऑन टाइम। नाउ व्हाट इज ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी साइकिल मतलब कितने परसेंट हमारा आर्क चला, मतलब टोटल टाइम के कितने परसेंट टाइम के लिए हमारा आर्क चला। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल टाइम के कितने परसेंट टाइम के लिए हमारा आर्क चला, टोटल वेल्डिंग टाइम, उसका कितना परसेंट टाइम हमारा आर्क चला, दैट इज नथिंग बट आर्क ऑन टाइम। दैट मीन्स सॉरी ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल को कैसे लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट आर्क ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। ये क्लियर है? और दिस कैन बी रिटन एज आर्क ऑन टाइम, टोटल टाइम को क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू आर्क ऑन टाइम प्लस रेस्ट टाइम, ऑब्वियसली इनटू 100। तो यहां से मतलब कितने परसेंट टाइम हमारा आर्क चल रहा है, टोटल टाइम का कितना परसेंट टाइम हमारा आर्क चल रहा है, दैट इज नथिंग बट ड्यूटी साइकिल। क्लियर है इसकी डेफिनेशन सबको? आर्क ऑन टाइम क्या है ये चीज समझ नहीं? ठीक है, लिख लो। ड्यूटी साइकिल, इट इज अ परसेंटेज ऑफ टाइम during which the arc is on without overheating the vital elements. During which the arc is on without overheating the vital elements of welding equipments. ठीक है, मतलब वेल्डिंग इक्विपमेंट हमारा ओवरहीट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम आर्क ऑन टाइम डिसाइड करते हैं। और कितना परसेंट वो आर्क ऑन टाइम है टोटल टाइम का, दैट इज नथिंग बट ड्यूटी साइकिल। क्या लिखे?
overheating the vital elements, जो main elements, vital VITAL, vital elements of welding equipment. ठीक है, लिख लो. ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू AOT, where AOT is arc on time and RT is rest time. ओके अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है देखो. सपोज हीट जनरेटेड इज, कितनी हीट जनरेट होगी? हीट जनरेटेड इज नथिंग बट I स्क्वायर इंटू आर. I स्क्वायर इंटू आर, दिस इज हीट जनरेटेड. व्हाट विल बी हीट डिसिपेटेड? साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट हो रही है. तो हीट डिसिपेशन कितना होगा? दिस इज नथिंग बट HA इंटू TS माइनस T अल्फा. ये हीट ट्रांसफर में पढ़े नहीं पढ़े? ओके, वेर H इज, लिखते जाओ, वेर H इज, यहां लिख लो पहले, heat generated QG is equal to I square R, then heat dissipated QD is equal to HA TS minus T alpha, where H is heat transfer coefficient, A is what? कौन सा एरिया? सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर. A is surface area of transformer. TS is what? Surface temperature of transformer. And T alpha is what? Surrounding temperature or atmospheric temperature. क्लियर है सबको? ठीक है, अब इधर ध्यान दो, सपोज मान लो की बात, इफ QD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू QG, मतलब जितना जनरेट हो रहा है उतना का उतना या फिर उससे ज्यादा डिसिपेट हो रहा है. ठीक है, अगर ये केस है तब क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? रेस्ट टाइम कुछ देने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई, जितना जनरेट हो रहा है वो पूरा या उससे कहीं ज्यादा डिसिपेट हो रहा है, मतलब कुछ रेस्ट टाइम देने की जरूरत है क्या? नहीं. दैट मीन्स रेस्ट टाइम विल बी इक्वल टू 0. तो इसलिए ड्यूटी साइकिल कितना हो जाएगा? ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू व्हाट? 100% और 1. ये समझ में? और एक चीज ध्यान देंगे, अगर मान लो की बात ये 100 से ऊपर भी आ रहा है, इफ Q डिसिपेटेड इज ग्रेटर देन Q जनरेशन, मतलब जितना डिसिपेट हो रहा है वो ज्यादा है Q जनरेशन से, तो ऑब्वियसली ये ड्यूटी साइकिल 100 से ऊपर आएगा. तो 100 से ऊपर आएगा तब भी उसको 100 ही कंसीडर करके चलना है. दैट मीन्स रेस्ट टाइम विल बी इक्वल टू 0. ये समझ आ रही है? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन Q डिसिपेटेड इज ग्रेटर देन Q जनरेटेड. पहली चीज. ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको ड्यूटी साइकिल की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर रेस्ट टाइम की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, बट अगर मान लो की बात, सेकेंड केस लिखो, इफ Q डिसिपेटेड इज लेस देन Q जनरेटेड, तब क्या होगा? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं. मान लो की बात, Q डिसिपेटेड इज 4 किलोवाट, मतलब एक सेकेंड में 4 किलो जूल एनर्जी जो है, हीट जो है वो डिसिपेट हो रही है, और जनरेशन जो है डेट इज सपोज 6 किलोवाट, मतलब एक सेकेंड में 6 किलो जूल एनर्जी जनरेट हो रही है, 4 किलो जूल उसमें से डिसिपेट हो रही है. ओके, तो एक्यूमुलेट कितनी हो रही है एक सेकेंड में? 2 किलो जूल. यू कैन से 6 minus 4 which is equal to 2 किलो जूल पर सेकेंड. एक सेकेंड में 2 किलो जूल एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है. मान लो की बात, उस ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कैपेसिटी है 200 किलो जूल. ये समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? मतलब मैक्सिमम वो 200 किलो जूल तक वो एक्यूमुलेट कर सकता है, उसके बाद हो सकता है वो फेल हो जाए.
ट्रांसफॉर्मर, ठीक। तो आर्क ऑन टाइम कितना हो जाएगा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, वैल्यू लेके दे रहा हूं ताकि इजिली तुमको वो चीज समझ में आए। तो आर्क ऑन टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में 2 किलो जूल हो रहा है, मैक्सिमम कितना हो सकता है वो 200 किलो जूल। तो 200 किलो जूल तक के हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, 200/2 विच इज इक्वल टू 100 सेकेंड। दिस बिकम्स आर्क ऑन टाइम। ये समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेस्ट टाइम कैसे निकाल सकते हैं, सोच के बताओ। रेस्ट टाइम और यू कैन, अच्छा ड्यूटी साइकिल पहले बता दो, ड्यूटी साइकिल कैसे निकालेंगे। हाँ, ड्यूटी साइकिल के लिए क्या लगेगा अपने को, आर्क ऑन टाइम एंड रेस्ट टाइम। आर्क ऑन टाइम मिल गया है, पहले रेस्ट टाइम निकाल लो। रेस्ट टाइम कैसे निकालोगे, कैसे, लॉजिकल चीज है, कुछ भी इसमें कुछ भी ऐसा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। रेस्ट टाइम कैसे निकालेंगे भाई, अब क्या हो रहा है, ध्यान देना इधर, 200 किलो जूल हीट जो है वो एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इस 200 किलो जूल को पूरी तरीके से डिसिपेट करना है। रेस्ट करके इस 200 किलो जूल को पूरी तरीके से हमको डिसिपेट करना है। तो वो कब पॉसिबल है, हमारे डिसिपेशन की कैपेसिटी कितनी है, 4 किलोवाट, मतलब 1 सेकेंड में 4 किलोवाट। तो 200 किलो जूल कितने सेकेंड में, 200 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 50 सेकेंड। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही, दिस बिकम्स रेस्ट टाइम, ये रेस्ट टाइम हो गया। तो आर्क ऑन टाइम क्या हो जाएगा, आर्क ऑन टाइम बिकम्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100/100 प्लस 50 विच इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 66.67%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 100 सेकंड के लिए टोटल वेल्डिंग कर रहा हूं तो उसमें से मेरे को 66.67 सेकंड देना पड़ेगा आर्क ऑन टाइम के लिए और 33.33 सेकंड देना पड़ेगा रेस्ट टाइम के लिए। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी मैं क्या लिखा, सॉरी, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू आर्क ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज आर्क ऑन टाइम प्लस रेस्ट टाइम। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। अब आ रहा है समझ में, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख लो, IR² DR इज इक्वल टू ID² इंटू DD। where IR is rated current, DR is rated duty cycle, ID is desired current, and DD is desired duty cycle. रेटेड करंट मतलब जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग आती है ना, ट्रांसफार्मर में देखोगे अगर तो उसमें क्या रहता है, एक तो IS दिया रहता है मैक्सिमम करंट, है ना, दूसरा V0 दिया रहेगा मैक्सिमम वोल्टेज, उसके अलावा IR दिया रहता है दैट इज रेटेड करंट, और उसके अलावा DR दिया रहेगा दैट इज रेटेड ड्यूटी साइकिल। दीज आर द रेटेड करंट एंड रेटेड ड्यूटी साइकिल। ओके, एंड इफ आई वांट टू डिटरमाइन एक्चुअल ड्यूटी साइकिल, अगर सपोज मान लो की बात, इफ लिख लो, एक और एग्जांपल लिख लो, इसको भी एग्जांपल से समझो। इफ IR इज इक्वल टू 2000 एम्पियर, रेटेड करंट दिया हुआ है 2000 एम्पियर, रेटेड ड्यूटी साइकिल दिया है सपोज 60%, डिजायर्ड करंट है हमारा सपोज 3000 एम्पियर, तो डिजायर्ड ड्यूटी साइकिल हमको निकालना है। निकाल सकते हैं, ये समझ में आ रही?
ठीक है, ये रेटेड ड्यूटी साइकिल है, दिस इज नॉट द एक्चुअल ड्यूटी साइकिल। ये अगर इतना करंट होगा तब इतनी ड्यूटी साइकिल हमको मिलेगी, बट हमारा डिजायर्ड करंट, हमारा जो करंट हो रहा है सपोज डेट इज दिस मच, तो उसके हिसाब से हमको ड्यूटी साइकिल निकालनी पड़ेगी। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, डिजायर्ड ड्यूटी साइकिल dd विल बी इक्वल टू IR स्क्वायर इंटू DR अपॉन ID स्क्वायर, दैट्स जितना भी है। कितना आ रहा है देखो, %26.6%, ठीक है, 26.6%, ये मिल गया हमको ड्यूटी साइकिल। क्लियर है? ड्यूटी साइकिल मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमको कितना परसेंट टाइम आर्क ऑन टाइम के लिए देना है, ये सीधा सीधा हमको मिल गया। सिंपली अगर हमको करंट की वैल्यू मालूम है कि हमारा डिजायर्ड करंट कितना है, तो हमको कितना टाइम उसमें देना है आर्क ऑन टाइम के लिए और कितना टाइम रेस्ट के लिए देना है, वो चीज इससे सीधी सी निकल गई। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, मान लो की बात इफ ID इज इक्वल टू 1200 एम्पियर होता, तब क्या होता बताओ? रेटेड और डिजायर्ड दिया हुआ है, सपोज ID इज इक्वल टू 1200 एम्पियर है, ठीक, तब देखो डिजायर्ड ड्यूटी साइकिल कितना आ रहा है, 1.66, और यू कैन से 166%। यही समझ में आ रही है? 166% मतलब कितना लेंगे इसको? 100%। मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल कैन बी 100%। दैट मीन्स रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में? रेस्ट टाइम विल बी 0। क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है, नोट करके लिख लो इस चीज को। नोट, in any case if duty cycle is greater than 100%, it is assumed to be 100%, it is assumed to be 100%, that is rest time is equal to 0 or continuous welding। कंटिन्यूस वेल्डिंग। और जनरली जो हाउस होल्ड के जो ट्रांसफार्मर आते हैं, जो जनरली यूज होते हैं, उसके करंट क्योंकि बहुत कम रहते हैं, डेट इज अराउंड 16 एम्पियर करंट रहता है। ओके, तो करंट क्योंकि बहुत कम रहता है तो इसलिए उसमें रेस्ट टाइम की जरूरत नहीं रहती। जब हम हाई करंट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में फिर रेस्ट टाइम की हमको जरूरत पड़ती है। क्लियर है नहीं है सबको? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड्स। हाँ, इसमें क्वेश्चन अपन और सॉल्व करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, क्या काम आता है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। दिस इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के काम आता है। एंड दिस कैन बी ईदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और दिस कैन बी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नॉन कंज्यूमेबल एंड कंज्यूमेबल? नाम से समझ में आ रहा है। कंज्यूमेबल मतलब जिसमें इलेक्ट्रोड अपने आप में कंज्यूम होता है। जैसे वेल्डिंग में तुम लोग आर्क वेल्डिंग में जो जनरली देखते हैं हम, है ना, जो नॉर्मली आर्क वेल्डिंग जो वेल्डर लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, वो लोग दे यूज सम रॉड, इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं डेट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉड, और उस रॉड से हम वो लोग क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली रॉड जो है वो कंज्यूम होते जाती है। डेट मीन्स उस रॉड में क्या है, उसका फिलर मटेरियल भी उसी रॉड में, और उसी इलेक्ट्रोड की रॉड में वो लोग फ्लक्स भी देते हैं। उसकी जो कोटिंग रहती है डेट इज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की कोटिंग उसमें प्रोवाइड की जाती है।
ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो डेट इज नोन एज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. देयर आर सम इलेक्ट्रोड्स विच आर नॉन कंज्यूमेबल, जो सिंपली इलेक्ट्रोड का काम करती है, जो सिंपली करंट पास करने का काम करती है, उससे ज्यादा उनका कोई फंक्शन नहीं होता. दोज आर नोन एज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. और जब भी हम ऐसे ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ऑब्वियसली अगर 5 mm से ज्यादा थिकनेस की प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली वी विल हैव टू यूज सम फिलर मटेरियल. अलग से कोई फिलर मटेरियल उसमें हमको यूज करना पड़ेगा. हाँ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो रहता है डेट उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज होता है. स्पॉट वेल्डिंग हो गया, परक्यूजन वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, वो सब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. क्लियर है चीज? ठीक है. और कंज्यूमेबल, अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है तो उसके लिए क्या डिजायर्ड है? उसके लिए लास्ट क्लास में मैं बताया था, रिकॉल करो. सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेट इलेक्ट्रोड शुड बी, फिलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो. मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लेस देन डेट ऑफ द पेरेंट मटेरियल, पहली चीज. दूसरी चीज, इट शुड मिक्स प्रॉपरली, प्रॉपर मिक्स हो जाए पेरेंट मटेरियल के साथ. तीसरी चीज, डेंसिटी, डेंसिटी शुड बी कंपेरेबल. अगर डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा? कोई भी एक मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा. ये समझ आ रहा है? सो दिस शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लिख लो. प्रॉपर्टीज ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. Melting point should be less than the parent material. Second, less than the parent material. Second, molten metal of electrode should easily mix up. Molten metal of electrode should easily mix up with molten parent material. Third लिखना, density must be comparable. Density must be comparable as that of parent material. Okay, so these are the non-consumable electrodes, and this can be either bare electrode or you can say bare wire electrode, or this can be coated electrode. bare का मतलब क्या होता है? bare means uncoated. bare मतलब जानते हो क्या, किसको बोलते हैं? नेकेड, नग्न जो रहता है ना उसको बेयर बोलते हैं. नंगे पैर जो जाते हैं, बेयर फुटेड. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ बेयर. बेयर इलेक्ट्रोड मीन्स दैट इज अनकोटेड इलेक्ट्रोड, जिसमें कोटिंग नहीं की जाती फ्लक्स की. एंड कोटेड इलेक्ट्रोड मीन्स जिसमें कोटिंग अलग से फ्लक्स की जाती है. क्लियर है ये? ठीक है. सो दीज आर द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. नेक्स्ट लिखो नॉन कंज्यूमेबल. It acts as an electrical element for closing the circuit. Electrical element for closing the circuit. It should have क्या क्या जरूरी है? High melting point and high electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका काम ही है करंट को पास करना. दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए सच दैट कि वो मेल्ट ना हो, बिकॉज दिस इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. these are always bare इलेक्ट्रोड. नॉन कंज्यूमेबल है मतलब वो हमेशा बेयर रहेगा. ओके, कुछ एक एग्जांपल्स लिख लो इसके.
टंगस्टन, ग्रेफाइट, carbon. Okay, this tungsten is used for AC, for DCSP and DCRP. Okay, and graphite and carbon are only used for DCSP. Direct current, straight polarity, direct current, reverse polarity. क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो एडवांटेजेस ऑफ कोटेड इलेक्ट्रोड. जनरली जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं दैट इज अ कोटेड इलेक्ट्रोड, और वो कोटिंग काय की रहती है? द कोटिंग इज ऑफ फ्लक्स. तो क्या क्या एडवांटेजेस होने चाहिए कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करने के? सबसे पहला, इट डीऑक्सीडाइजेस द मेल्ट. फ्लक्स का काम क्या रहता है? सबसे पहला काम डीऑक्सीडाइज करना मेल्ट को. लिखते जाओ, इट डीऑक्सीडाइजेस द मेल्ट. सेकेंड, एब्जॉर्ब्स गैसेस. थर्ड, फॉर्मिंग slag, SLAG, फॉर्मिंग slag. फोर्थ, फॉर्मिंग शील्डिंग गैस, फॉर्मिंग शील्डिंग गैस which protects the weld pool from contamination. Forming shielding gas which protects the weld pool for contamination. ये अलग अलग फंक्शन है, और ये जहां पर जो हमको एप्लीकेशन चाहिए उसके हिसाब से हम मटेरियल यूज करते हैं. ये फंक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके आगे हम देखेंगे मटेरियल कौन से फंक्शन के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है. ठीक है, क्या लिखे? वेल्ड पुल फ्रॉम कंटामिनेशन. फॉर्मिंग शील्डिंग गैस. शील्डिंग गैस मैं कल बताया था ना, कल किसका एग्जांपल दे रहा था मैं? एटॉमिक हाइड्रोजन जब हम पढ़ रहे थे. ओके, तो वो क्या करता है? एक तरह से शील्डिंग गैस प्रोड्यूस करता है. वो सिर्फ एक एग्जांपल है. ओके, देयर आर सर्टेन फ्लक्सेस, देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद सर्टेन फ्लक्सेस जो कि मेल्ट होने के बाद शील्डिंग गैस का काम करते हैं. गेटिंग दिस? नेक्स्ट लिखना, आर्क स्टेबलाइजेशन. आर्क स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? आर्क प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्क? क्या होता है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस छोड़ता है. ओके, और अल्टीमेटली दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, एंड दे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और फिर वहां से आर्क प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस जहां से एमिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मान लो की बात आसपास कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ओके, तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. तो उसके लिए भी इलेक्ट्रोड में कोटिंग फ्लक्स की प्रोवाइड की जाती है. वो क्या करता है? दैट प्रिवेंट्स दिस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. इस आर्क को मैग्नेटिक फील्ड से एक तरह से कवर करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट ना कर सके. दिस इज नोन एज आर्क स्टेबलाइजेशन. So this is one of the function of this flux of this coated electrode. क्लियर है सबको? आर्क स्टेबलाइजेशन क्या होता है? क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट लिखो, सप्लाइंग एलॉइंग एलिमेंट टू वेल्ड बीड. सप्लाइंग एलॉइंग एलिमेंट टू वेल्ड बीड. ठीक है, कुछ एक एलॉइंग एलिमेंट्स को सप्लाई करने के लिए. क्यों सप्लाई करना जरूरी है? हो सकता है वी वांट टू इंप्रूव सर्टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज.
तो उसके लिए हो सकता है कि हमने उसमें एल्यूमिनियम प्रोवाइड किए, कॉपर प्रोवाइड किए, मोलिब्डेनम प्रोवाइड किए। ये अलग से वो एलिमेंट है विच आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेल्ड। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखो मटेरियल्स यूज्ड इन कोटिंग। ये सारे फंक्शन हमने देखा, अब कौन सा मटेरियल कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है वो देखेंगे। मटेरियल्स यूज्ड इन कोटिंग, फर्स्ट लिखना। फास्ट हो रहा है क्या बहुत? हाँ, क्या समझा था? हाँ, फंक्शंस हो गए पूरे। लास्ट फंक्शन था सप्लाइंग एलॉइंग एलिमेंट, वो हुआ। ठीक है, उसके बाद हेडिंग है मटेरियल्स यूज्ड इन कोटिंग। क्लियर है? अब आगे बढ़े। ओके, फर्स्ट लिखो सेल्यूलोज कोटिंग आर गिवन। सेल्यूलोज कोटिंग आर गिवन to produce shielding gases during welding. Produce shielding gases, shield जो करके रखते हैं, shielding gases during welding. Cellulose coating are provided for shielding gases. क्लियर है ये? नेक्स्ट लिखो TiO2 और रूटाइल, टाइटेनियम ऑक्साइड और रूटाइल, these are provided in order to for forming slag. स्लैग फॉर्म करने के लिए ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और स्लैग फॉर्म करना क्यों जरूरी रहता है? क्यों जरूरी रहता है स्लैग फॉर्म करना? हाँ, फर्दर एटमॉस्फेयर से उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि मेटल बहुत गर्म रहता है उस टाइम में, और गर्म मेटल में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का रहता है? ऑक्सीडेशन का। तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए उसको क्या करते हैं? शील्ड कर स्लैग फॉर्म करता है। ओके, सो फॉर स्लैग this TiO2 और रूटाइल is used. नेक्स्ट लिखो थर्ड, फेरोसिलिकन और फेरोमैग्नीज। फेरोसिलिकन और फेरोमैग्नीज आर यूज्ड टू गेट द इफेक्ट ऑफ deoxidation और absorbing gas. और absorbing gas. नेक्स्ट लिखो potassium compounds are given for arc stabilization. ठीक है, लास्ट लिखना फॉर इंप्रूविंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स for improving mechanical properties elements such as vanadium, manganese, molybdenum, aluminium, copper, etc. are used. Designation of electrodes.
ठीक है, लिखते जाओ। इलेक्ट्रोड्स आर डेजिग्नेटेड इन 6 डिजिट कोड। Electrodes are designated in 6-digit code. First 3 digit gives performance of electrode during welding, and last 3 digit gives mechanical properties of electrode material. ठीक है, टोटल 6 डिजिट रहती है इलेक्ट्रोड को। अगर देखोगे 6 डिजिट में उसको डेजिग्नेट किया जाता है। क्या क्या डिजिट है, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है, वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम गेट के लिए ये चीज काम ना आए, बट हो सकता है आगे चल के इंटरव्यूज या किसी और पीएसयूज में काम आ जाए। ठीक है, लिखते जाओ। फर्स्ट डिजिट गिव्स टाइप ऑफ कोटिंग, कोड्स 0 to 9 आर यूज्ड। सबसे पहले डिजिट टाइप ऑफ कोटिंग बताती है। अलग अलग कोटिंग के लिए अभी जैसे हमने देखा, अलग अलग कोटिंग के लिए अलग अलग डिजिट अलॉटेड है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 0 इज अलॉटेड फॉर सेल्यूलोज, 1 इज अलॉटेड फॉर एल्यूमिनियम, या जो भी है वट एवर। ओके, अलग अलग के लिए अलग अलग अलॉटेड है। 0 to 9 यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड डिजिट इज फॉर वेल्डिंग पोजिशन। on which electrode can be used. Okay, इसमें भी 0 to 9 तक के रहते हैं वेल्डिंग पोजीशन। थर्ड डिजिट गिव्स करंट कंडीशन, इसमें भी 0 to 9 तक रहेंगे। करंट कंडीशन बताती। करंट कंडीशन मतलब मान लो की बात, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, वट एवर भी द नंबर 0 से 9 जो भी रहता है, सपोज 0 को डेजिग्नेट किया गया है, उसने डिटेल में हम नहीं जा रहे कि कौन से नंबर का क्या होता है। सपोज 0 को डेजिग्नेट किया गया है लेस देन 100 एम्पियर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर थर्ड डिजिट हमको 0 दिख रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हमको लेस देन 100 एम्पियर के लिए यूज करना है। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट। मान लो की बात सपोज 11 है, दैट मीन्स स्ट्रेंथ इज फ्रॉम 110 to 210 मेगापास्कल। For 21, 210 to 310 megapascal. For 31, 310 to 410 megapascal, and so on. ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट, दिस गिव्स द स्ट्रेंथ, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ कितनी है। एंड लास्ट इज सिक्स्थ डिजिट, और ये 6 डिजिट जो है this will give percentage elongation in tensile test। ठीक है, मतलब टेंसाइल टेस्ट में फेलियर से पहले वो पर्टिकुलर मटेरियल कितना परसेंट इलोंगेट हुआ है, that will give the same। सपोज मान लो की बात लास्ट डिजिट हमारी 5 है, ओके, इसका मतलब 5% इसमें इलोंगेशन मैक्सिमम हो सकता है। करना है कि नहीं है? बन गया सबका? ठीक है, देख लो ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, इधर देखो, विच आर यूजफुल फॉर डिजाइनिंग। इधर समझ लो पहले,
इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट्स इज लेस देन 5 mm, तो उस कंडीशन में एच प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर 5 mm से कम है थिकनेस तो उस कंडीशन में एच प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही हमको फिलर रॉड यूज करने की जरूरत पड़ती है। सिंपली जब हम उसको मेल्ट करते हैं, व्हेन दिस इज मेल्टेड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपस में वो फ्यूज होके वेल्ड हो जाता है व्हेन थिकनेस इज लेस देन 5 mm। मान लो कि बात थिकनेस ज्यादा रहती है, ग्रेटर देन 5 mm, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं ऊपर से, देखो लॉजिकली इस चीज को समझो, अगर मैं ऊपर से इसको हीट कर रहा हूं तो क्या पूरी थिकनेस मेल्ट हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए फिर हम एच प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो V दिख रहा है ना तुम लोगों को, दिस इज एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ एच। दिस कैन बी सिंगल V, दिस कैन बी डबल V, सिंगल T, डबल T, सिंगल J, डबल J जॉइंट्स, इस तरीके के जॉइंट्स रहते हैं। डिजाइन में मैं तुम लोगों को बताया था इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर एजेस प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो एजेस क्यों प्रिपेयर की जाती है, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि पूरी थिकनेस जो है वो प्रॉपर मेल्ट हो। अब ये एज हमने प्रिपेयर किया तो अब क्या होगा, अब नाउ वी आर श्योर डेट कि वो पूरी थिकनेस मेल्ट होगी। पहली चीज, ये चीज क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, एज क्यों प्रिपेयर किए गए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसमें क्या दिया जाता है, लास्ट में एक छोटा सा गैप दिया जाता है, दैट इज गैप इज नोन एज रूट गैप। ओके, ये रूट गैप क्यों दिया जाता है, अगर मान लो की बात ये मैं गैप नहीं दूं और सिंपली इस तरीके से वेल्ड कर दूं ये ऐसा, तब क्या होगा, हाँ, मान लो मैं उसको ज्वाइन कर दिया है ना, वी एच तो मैंने प्रिपेयर कर लिया, ज्वाइन कर दिया मैं इसको सिंपली, है ना, यहाँ पर मैंने मेटल को भर दिया, तो क्या होगा, हाँ, ये वाला पोर्शन अनवेल्डेड रह गया ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए ये रूट गैप देना जरूरी है, सच दैट कि पूरा होल थिकनेस शुड गेट वेल्डेड। दूसरी चीज, तीसरी चीज, दिस इज नोन एज लैंड, छोटा सा एक लैंड भी देते हैं, दिस इज एक्चुअली लेस देन 5 mm, 5 mm से भी कम का एक लैंड दिया जाता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और लैंड क्यों दी जाती है इसको भी समझ लो, लैंड क्यों जरूरी है। सपोज मैं डायरेक्टली इसको ऐसे कर देता हूं, ओके, तो फ्लेम जब आएगी मेरी, फ्लेम क्या करेगी, सीधा उस एज को बर्न कर देगी। ये समझ में आ रहा है, एज मतलब मटेरियल उसमें ऑलरेडी बहुत कम है, अगर सीधा उसमें फ्लेम आएगी हाई टेम्परेचर की तो वो क्या करेगी, इस एज को बर्न ऑफ कर देगी। ये समझ में आ रही, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा लैंड इसमें दिया जाता है, बहुत छोटा रहता है, लेस देन 5 mm, लेस देन और इक्वल टू 5 mm को उसमें लैंड दिया जाता है। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पासेस। सपोज वेल्ड, ये जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में हमको फिलअप करना है, ये काफी ज्यादा वॉल्यूम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कई पास से उसको पास करना पड़ेगा। पहले पास में हमने थोड़ा सा वेल्ड किया, फिर उसके बाद सेकेंड पास में, अच्छा, इन दो पास के बीच में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि उसमें हम स्लैग को पहले रिमूव करेंगे। पहला पास हमने किया, पहला वेल्ड किया, उसमें स्लैग फॉर्म होगा, अगर उसी स्लैग के साथ दूसरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेल्ड कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने पास किया, जो स्लैग आया उस स्लैग को रिमूव किया, देन सेकंड पास किया, स्लैग आया, स्लैग को रिमूव किया, इस तरीके से नंबर ऑफ पासेस हम इसमें देते चलते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग इज क्राउनिंग। वेल्ड अगर पूरा हो भी जाए तो उसके बाद एक और एक्स्ट्रा पास देके हम उसको क्राउन करते हैं। क्राउन मतलब एक एक्स्ट्रा मटेरियल हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये क्यों जरूरी होता है, ये क्यों जरूरी होता है, अगर मान लो की बात नहीं करते हैं और ये सपोज इस तरीके से सेटल हो जाते हैं मटेरियल, है ना, ये वेल्डिंग के बाद ये इस तरीके से ये ऐसे सेटल हो गए, ये समझ आ रही है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्रॉस सेक्शन कम हो गया, जितना क्रॉस सेक्शन यहां पर था, जितनी स्ट्रेंथ हमको यहां पर मिल रही थी, यहां क्योंकि क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो यहां की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम से कम उतना तो रहे कि जितना हमारा पेरेंट मटेरियल का है, समझ में, तो इसके लिए क्या की जाती है, क्राउनिंग की जाती है, ताकि अगर कुछ डिफिशियंसी भी रहे तो उस डिफिशियंसी को यहाँ पर हम पूरा कर सकें। ये क्लियर है। और जहां पर हमको फिर और थोड़ा सा प्रिसीजन चाहिए तो हम उस क्राउनिंग के जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको ग्राइंड करके फिर हम हटा देते हैं। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो अननेसेसरली स्ट्रेस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है सबको, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। लिख लो, लिखते जाओ, बहुत शॉर्ट में लिखाते जा रहा हूँ, लिख लो और थोड़ा सा फास्ट लिखोगे।
सबसे पहले लिखो रूट गैप, द गैप प्रोवाइडेड एट बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ वेल्ड. बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ वेल्ड. Root gap is provided to ensure that molten metal of electrode or filler rod can flow up to the bottom of weld bead. Can flow up to the bottom of weld bead. Nominal value of root gap is 1 to 3 mm. Nominal value of root gap is 1 to 3 mm. 1 से 3 mm तक का रूट गैप रखा जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट लिखना सेकेंड. द स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द वेल्ड बीड. स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ वेल्ड बीड इज कॉल्ड लैंड. एट द बॉटम ऑफ वेल्ड बीड इज कॉल्ड लैंड. ठीक है, देख लो. ड्यूरिंग वेल्डिंग इफ आर्क और फ्लेम इज डायरेक्टली फोकस्ड ऑन द बॉटम ऑफ वेल्ड बीड, is directly focused on the bottom of weld bead without land, the burning of edges may take place. The burning of edges may take place. ठीक है, नेक्स्ट लिखो वी जॉइंट. वी जॉइंट और जॉइंट प्रिपरेशन. जॉइंट प्रिपरेशन इज डन टू एंश्योर complete thickness of plates get melted. To ensure complete thickness of plates get melted, commonly used V angles are 60 डिग्री. V एंगल मतलब समझ गया ना कौन सा एंगल है? दिस एंगल, ये एंगल, दिस एंगल, दिस इज V एंगल. Commonly used V angles are 60 degree, 90 degree or 120 degree. Clear है ये? Next लिखो number of passes. Whenever the thickness of plate is very large, the plates can be welded in more than one pass.
in between the passes it is necessary to clean weld bead and remove slag. It is necessary to clean weld bead and remove slag. ओके बट जितने ज्यादा नंबर ऑफ पासेस होंगे अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, इस वेल्डिंग को डिस्टॉर्ट करेंगे और या फिर इस वेल्डिंग को कमजोर भी करेंगे. क्यों? क्योंकि पहले एक पास किया, उसका हमने पहले सूखने दिया, फिर उसके बाद उसको हमने रिमूव किया, फिर उसके बाद दूसरा पास दिया, मतलब क्या हो गई, दो अलग अलग लेयर हो गई. ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर तीसरी लेयर हो गई, फिर चौथी लेयर हो गई, इस तरीके से लेयर्स बनती गई. बजाय इसके हम अगर कोशिश हम ये करते हैं कि सिंगल पास में वो चीज हो जाए, तो सिंगल पास में जब होगा तो वो पूरा एक सॉलिड रहेगा, पूरा जब भी पूरा जो वेल्ड होगा वो पूरा एक सॉलिड रहेगा. तो कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है, सिंगल पास. तो कोशिश यही की जाती है कि कम से कम पास में हम इसको करें, एक्सेप्ट टी फिलेट जॉइंट. टी फिलेट जॉइंट में क्या होता है, दिस इज टी फिलेट जॉइंट. इस टी फिलेट जॉइंट में मल्टी पास की जरूरत पड़ती है. क्यों? अगर हम सिंगल पास बस करें इसको, ओके सिंगल पास में क्या होता है, ये चांसेस रहते हैं कि ये डिस्टॉर्ट हो जाए इस तरीके से. ऐसा ना रे, एक एंड से हमने किया फिर दूसरे एंड से किया तो हो सकता है कि एक एंड में वो डिस्टॉर्ट हो जाए. तो इसलिए फिर इसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है हमको मल्टी पास इसमें करना पड़े. तो टी फिलेट वेल्ड में हम मल्टी पास करते हैं, अदरवाइज प्रेफर यही किया जाता है कि सिंगल पास में हमारी वेल्डिंग हो जाए. क्लियर है चीज? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लिख लो. It is always preferable to perform the welding operation in minimum number of passes क्या लिखे, to perform the welding operation in minimum number of passes except in T-fillet weld. Except in T-fillet weld. ठीक है, नेक्स्ट लिखना, रीइंफोर्समेंट और क्राउन. Extra material provided above the surface of plates is called crowning. Extra material provided above the surface of plates is called crowning. Now, generally crowning is around 10 to 15% of the volume of weld bead. Generally, crowning is around 10 to 15% of the volume of weld bead. क्लियर है ये? नेक्स्ट लास्ट लिख लो, स्पैटर. स्पैटर, स्पैटर क्या होता है देखिए, समझ में आ रहा है? हाँ, छिटक जाना. जो हम वेल्ड कर रहे हैं क्योंकि वो मॉल्टन फॉर्म में रहता है, मेल्टेड फॉर्म में रहता है, तो और प्लस आर्क उसमें क्या करता है, फोर्स लगाता है. भाई आर्क अल्टीमेटली एक फोर्स लगाता है, और प्लस वो मॉल्टन फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है, छिटकता है इधर उधर. दैट इज नोन एज स्पैटर. ये भी एक तरह का लॉस है, हमारा वेल्डिंग का एक लॉस है. मतलब जितना मेटल हमको एक्चुअल में लगना चाहिए उससे 5 से 10% मेटल ज्यादा लगता है. क्यों? क्योंकि स्पैटर हो जाता है बाकी मेटल. क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है, लिख लो. ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन, ड्यू टू फोर्स ऑफ आर्क,
Some of molten metal particles may jump from the weld pool and fall on other areas. May jump from the weld pool and fall on other areas. This is called spatter. This is called spatter. Which damages the surface finish नीचे लिखना 5 to 10% of volume of weld bead is spatter loss. Five to 10% of volume of weld bead is spatter loss. Is spatter loss. Spatter loss. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. हाँ, कितने इलेक्ट्रोड्स लगने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल कॉमन सेंस. हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बीड, टोटल वॉल्यूम ऑफ बीड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन इलेक्ट्रोड. भाई ये टोटल वॉल्यूम कितनी चाहिएगी? दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ बीड है ना, उसमें लॉसेस और अपन ने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रोड कितनी वॉल्यूम सप्लाई कर रहा है. हमारे नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बीड अपॉन वॉल्यूम पर इलेक्ट्रोड. ओके, और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ बीड कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको. कैसे? दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ओके, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दिस विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू लेंथ. लेंथ क्या लेंथ है? दिस इज लेंथ. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता रहा हूं. ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम इसकी निकली. ठीक, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? इसका 15 टू, भाई इसमें और क्या करना पड़ेगा हमको? एक तो स्पैटर लॉस देना पड़ेगा, दूसरा क्राउनिंग लॉस देना पड़ेगा. क्राउनिंग लॉस नहीं बोलना चाहिए, क्राउनिंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? दिस इज अराउंड क्राउनिंग इज फॉर क्राउनिंग वी हैव टू गिव अराउंड 10 to 15% एक्स्ट्रा मेटल. स्पैटर के लिए 5 से 10% का एक्स्ट्रा मेटल देना है. तो टोटल 15 से 25% तक का मान के चलो एक्स्ट्रा मेटल हमको लगेगा. दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1.15 to 1.25 ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू N. दिस विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वेल्ड बीड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर इलेक्ट्रोड. तो उससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कंज्यूम होंगे ये पता चल जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया. अच्छा, वॉल्यूम पर इलेक्ट्रोड कितना होगा? सपोज दिस इज अवर इलेक्ट्रोड. ये सपोज डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये फ्लक्स की कोटिंग है इसमें. ठीक है, this length is suppose LS, this is LE and this is total length L. हाँ, क्या होगा बताओ? ये LS क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इन ऑर्डर टू होल्ड दैट इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड को होल्ड कर सके. तो क्या इसका कुछ यूज होगा? क्या नहीं होगा. तो ऑब्वियसली कौन सी वॉल्यूम यूज होगी? दिस वॉल्यूम. एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 5/4 इंटू D² इंटू
LE, where LE is effective length. L is the total length, LE is the effective length. So this is total volume of electrode. क्या हो गया? Welding time. टोटल वेल्डिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली जो आर्क ऑफ टाइम है वो पहले निकालते हैं. ठीक है, टोटल वेल्डिंग टाइम निकालने के लिए क्या तरीका है? हाँ, टोटल वेल्डिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू आर्क ऑफ टाइम, आर्क ऑन टाइम अपॉन ड्यूटी साइकिल. आर्क ऑन टाइम अपॉन ड्यूटी साइकिल, इससे टोटल वेल्डिंग टाइम मिलेगा हमको. ठीक है. अच्छा, आप सवाल उठता है कि आर्क ऑन टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सीरियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो होता है ना. तो क्या हो जाएगा? आर्क ऑन टाइम विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वेल्ड बीड अपॉन स्पीड. मतलब जिस स्पीड से हम वेल्डिंग कर रहे हैं डेट स्पीड, दैट विल बी इक्वल टू टोटल आर्क ऑन टाइम. ये आर्क ऑन टाइम मिलेगा. ठीक है, तो टोटल टाइम निकालना है तो डिवाइडेड बाय ड्यूटी साइकिल. लेंथ ऑफ वेल्ड बीड अपॉन स्पीड, और यू कैन कॉल इट एज वेल्डिंग स्पीड. वेल्डिंग स्पीड. ठीक है. नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ पासेस. कितने पासेस लगेंगे? देखो, let x be the length of weld bead which can be welded by using one electrode. Which can be welded by using वन इलेक्ट्रोड. मतलब वन इलेक्ट्रोड में ये समझ में आ रही क्या है एक्स? एक्स मतलब सपोज मैं वेल्ड करना शुरू कर रहा हूं. ठीक है, स्टार्ट किया मैंने. वन इलेक्ट्रोड में कितनी लेंथ, जैसे मेरा इलेक्ट्रोड खत्म हुआ, सपोज यहां तक आया, दिस लेंथ, दिस इज नथिंग बट एक्स. मतलब एक इलेक्ट्रोड में कितनी लेंथ उसमें कवर होती है. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर पास, ये कितना हो जाएगा? एक पास में टोटल कितने इलेक्ट्रोड लगेंगे? हाँ, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड बीड, हाँ, डिवाइडेड बाय एक्स. भाई टोटल लेंथ डिवाइड बाय एक्स मिलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स मिल जाएंगे ना. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ पासेस. ये क्या होगा? टोटल कितने पास लगेंगे अपने को? This will be equal to total number of electrodes required. Total number of electrodes required. और ये हमने देखा, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, टोटल क्या? वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वेल्ड प्लस लॉसेस हमने किया, तो उससे हमको समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हमको लगेंगे. ये समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर पास. एक पास में कितना इलेक्ट्रोड लग रहा है, दैट विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ पासेस. टोटल कितने पास लगेंगे, ये चीज वहां से मिल जाएगी.